नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत पटेल राइजिंग क्लासेस से। आज आप लोगों के लिए हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार के बारे में। तो केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी हम लोग आज जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं महोदय साहब, उनके बारे में हम लोग पूरी जानकारी हासिल करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आएगा, क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी और नीचे लेवल तक को सारे कवर कर लिया जाएगा। तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझना भी है। तो मेरे साथ बने रहिए राष्ट्रपति जी के बारे में जानने के लिए। तो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का उल्लेख जो है वो भाग 5 में दिया गया है। भाग 5 में, ठीक है। और अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में हम लोग केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे भाग 5 में। फिर भाग 6 का टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें हम लोग राज्य सरकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पेन कॉपी लेके रहिएगा और नोट्स करते जाइएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। भाग 5 में हम लोग क्या देखेंगे, 151 तक, ठीक है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका 52 से 78 अनुच्छेद तहत हम लोग देखेंगे। संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, ठीक, इसको हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 79 से 123 तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका 124 से 147 के बीच अनुच्छेद, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या के बारे में पढ़ लेंगे, जानकारी हासिल कर देंगे 148 से लेके 151 तक। तो इस तरह से हम लोगों का केंद्र सरकार समाप्त हो जाएगा 52 से लेके 151 तक। संघ की कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। संघ की कार्यपालिका में हम लोग ये हासिल करेंगे। संघ की विधायिका में हम लोग संसद में लोकसभा राज्यसभा के बारे में पूरी डिटेलिंग खंगालेंगे। संघ की न्यायपालिका में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकती है, उससे जितने सारे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे कवर किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे। तो हम लोग आज देख रहे हैं संघ की कार्यपालिका में से एक टॉपिक उठा रहे हैं राष्ट्रपति, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो कि संघ की कार्यपालिका जो 52 से 78 तक में है, उसमें सब कुछ है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। तो हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में हासिल करते हैं जानकारी। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 52 स्पष्ट करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हम लोग संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिए हैं। ब्रिटेन का जो सबसे प्रमुख होता है वो राजघराने का ही है, कि पता नहीं क्यों आज तक उसका राजघराने का ही बोझ आज तक वो लोग ढोते आ रहा है, जबकि वो लोग ज़्यादा विकसित भी हैं। लेकिन हम लोग का राष्ट्रपति जो है वो राजघराने का नहीं है, हम लोग इनको नियुक्त करते हैं, ठीक है, नियुक्त नहीं, निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 52 स्पष्ट करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति महोदय भारत का प्रथम नागरिक होता है और कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद है। ये 14वां राष्ट्रपति है। व्यक्तिगत हिसाब से ये 14वां राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति के क्रम के हिसाब से हम लोग अगर देखते हैं, क्रम के हिसाब से तो ये 15वां राष्ट्रपति है। क्योंकि आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे, तो इस तरह क्रम के हिसाब से ये 15वां राष्ट्रपति है, व्यक्तिगत हिसाब से ये 14वां राष्ट्रपति है। ठीक है, ये चीज़ आप जानकारी हासिल कर लीजिए। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 स्पष्ट ये कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्य करते हैं। इनके सारे कार्य प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सारे शक्तियों का उपयोग वही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि हो तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम होगा तो राष्ट्रपति के नाम से होगा। सारे कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इसका उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। इतना आप जान लीजिए। अनुच्छेद 53 में ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया है। अनुच्छेद 54 और 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ना है हम लोगों को, तो और समझना भी है। इसे हम रफ करते हैं। अनुच्छेद 53 हो गया। अब अनुच्छेद 54 हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? कौन कौन भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में? पहला, दोनों सदन जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, निर्वाचित शब्द का उपयोग किया गया है। संसद के सभी सदस्य नहीं, संसद के निर्वाचित सदस्य। इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, संसद के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हम ये करना है तो हमें संशोधन करना पड़ेगा संविधान में। राज्यसभा में अधिकतम जो होता है वो 250 हो सकता है। इससे ज़्यादा करना पड़ेगा तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में। कैसे है देखिए, 530 जो है वो क्या है? स्टेट से है, जो भी राज्य हैं उससे 530 है। आवंटित किया गया है सीट संसद को तो 530 के 530 हैं। जबकि 20 आवंटित किया गया था केंद्र शासित प्रदेशों को, उसमें से मात्र 13 ही हैं। इसमें से 530 का 530 आ गया, इसमें 13 है। और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन को, तो वो 2 है एंग्लो इंडियन। तो यही एंग्लो इंडियन जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। एंग्लो इंडियन का अर्थ आप समझिए कि जिस पुरुष अगर इंग्लैंड का हो, ठीक है, राष्ट्रीय मंडल देश का हो, और राष्ट्रीय मंडल नहीं ऐसे समझ लीजिए यूरोपीय कंट्री का, यूरोपीय महादेश का अगर कोई पुरुष हो और महिला इंडियन हो, उससे उत्पन्न संतान एंग्लो इंडियन कहलाता है।
तो ये दो एंग्लो इंडियन जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। क्यों नहीं लेते हैं इसे भी हम बताएंगे अभी। तो टोटल कितना भाग लेते हैं? 543 मेंबर। कहाँ से? लोकसभा से। राज्यसभा का हम लोग देख लेते हैं। राज्यसभा में वर्तमान 245 है। 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 233 जो है वो निर्वाचित होते हैं। इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जबकि इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये 12 भाग नहीं लेते हैं। यहाँ ये 2 और यहाँ ये 12 भाग क्यों नहीं लेते हैं? ये 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और ये 12 को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जो कला, समाज सेवा, विज्ञान के क्षेत्र से हो उसे नियुक्त करते हैं। तो जब राष्ट्रपति ही इसे नियुक्त करते हैं और इसे राष्ट्रपति के ही इलेक्शन में वोट क्यों दे? ये हित टकराव के हित का मामला हो सकता है, इसीलिए इसे नहीं देने दिया गया वोट। ठीक है, तो 233 और 543, ठीक, टोटल हो गया 776। ये 776 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं जो संसद के होते हैं। ठीक है, तो 576 व्यक्ति वोटिंग करते हैं। पहला जानकारी, इसको नोट कर सकते हैं आप। फिर हम रफ करते हैं। अब दूसरा बताते हैं। पहला तो हो गया। दूसरा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी स्टेट हैं अभी, जितने भी स्टेट हैं 28 अभी स्टेट हैं, उस सभी के विधानसभा के निर्वाचित, यहाँ भी देखिएगा निर्वाचित, विधानसभा याद रखिएगा और निर्वाचित, विधान परिषद नहीं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद 6 ही स्टेट में है, हर एक स्टेट में नहीं है। इस कारण से विधान परिषद को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है, सिर्फ विधानसभा को दिया गया है। विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि राज्यपाल होते हैं वो भी एक एंग्लो इंडियन नियुक्त करते हैं विधानसभा में। तो राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल नियुक्त करता है एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में। तो यहाँ भी टकराव के हित का मामला हो सकता है। तो यहाँ भी एक जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो जब हम सारे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास आंकड़ा आता है 4120 एमएलए जो विधायक होते हैं वो होते हैं। 776 ये दोनों क्या होता है? भाग लेते हैं। तीसरा एक चीज़ हम ये भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 70वें संविधान संशोधन, 70 में जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 को दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये 3 भाग लेते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य को भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो ये तीनों भाग लेते हैं। ये बात लिखा गया है अनुच्छेद 54 में। ठीक है, तो 52, 53, 54 हो गया। 52 में राष्ट्रपति होना चाहिए, 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, 54 में कौन कौन भाग ले सकता है। 55 को बड़ा अच्छे से समझिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, आप रफ करते चलिए, क्योंकि वीडियो लंबा बनता तो आप ही लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा बन गया, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पे अनुच्छेद हम लिखते हैं 55, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा किस पद्धति के अनुसार होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट करेगा वो 54 में कहा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे चुनाव होगा उसके बारे में 55 कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 55 कहता है। देखिए कैसे चुनाव होगा। पहला होता है
अनुपातिक 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 प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कहते हैं। ठीक, दूसरा देखिए, एकल संक्रमणीय पद्धति। इस सबको हम तोड़ेंगे, खाली भाषा सुनना नहीं है, इस सबको तोड़ेंगे हम। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल बॉन्ड। तो ये दोनों को देखना है हम लोगों को, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी कि इसको संक्रमण की जगह पर हम हस्तांतरित भी कह सकते हैं। तो दोनों को आप लोग को समझा देते हैं हम लोग क्या कहते हैं। इसी दोनों पद्धति से राष्ट्रपति का मतदान होता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इनडायरेक्ट होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोक राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, विधान परिषद के, ये सभी के इलेक्शन जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन उसे बोलते हैं जिसमें जनता का भाग, जनता जो सीधा भाग नहीं लेती है उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होता है जैसे लोकसभा हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यानी कि विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, वार्ड, जिला परिषद, ये सब का क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो क्यों ऐसा प्रावधान किया गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो राष्ट्रपति का चुनाव में? देखिए, एक आदमी को चुनना है और एक आदमी को पूरी भारत की जनसंख्या चुनेगा। तो एक आदमी तो पूरा व्यक्तिगत रूप से पूरा जनसंख्या नहीं जान सकता है। जब पूरा व्यक्तिगत रूप से यहाँ की जनसंख्या नहीं जान सकता है तो एक आदमी को कैसे चुनेगा? और चुनाव में खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। एक आदमी को चुनने के लिए इतना बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इतना पुलिस प्रशासन, इतना रख रखाव देखना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि आदमी को डायरेक्ट भाग देने का अधिकार मत दीजिए। आदमी के द्वारा चुना गया जो व्यक्ति है वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कर देगा। तो हम लोग जो चुनते हैं संसद के सदस्य को वही वोटिंग कर देते हैं। दूसरा तथ्य ये भी दिया गया कि देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अगर राष्ट्रपति को सीधा जनता चुनेगा तो राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री का बात नहीं मानेगा, तो दोनों में टकराव होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता से जुड़ा होता है, तो राष्ट्रपति जो है जनता के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वही चुनते हैं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व आपको हम समझा देते हैं। देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व किसको बोलते हैं? देखिए, जो हम बताए थे 776 संसद वोटिंग करेंगे, 4120 जो विधानसभा के सदस्य हैं टोटल वोटिंग करेंगे। तो हमें एक विधायक का वोट का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो एक विधायक का वोट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सपोज अगर हमें बिहार राज्य के एक विधायक का वोट का कीमत निकालना है तो लिखते हैं हम राज्यों की कुल जनसंख्या, राज्यों की कुल जनसंख्या। तो जनसंख्या किस आंकड़े के अनुसार लेंगे? हम लोग लेंगे 1971 का डाटा लेंगे। जिस ईयर के लास्ट में एक लगा हो जनसंख्या वहीं पे काउंट होता है, 71, 81, 91, 2001। तो हम 1971 का जनसंख्या लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि 1976 में इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात कह दिया गया कि 1971 का जनसंख्या ही लिया जाएगा। क्यों कहा था? क्योंकि जब इंदिरा गांधी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाई तो उसमें जो हमारे साउथ इंडियन हैं वो कुछ ज़्यादा समझदार हैं उत्तर बिहारियों से, वो जनसंख्या नियंत्रण कर लिया। जबकि उत्तर बिहारी का जनसंख्या जो उत्तर भारतीयों का होता है वो जनसंख्या नियंत्रण बढ़ते रह गया। ठीक है, बढ़ते रह गया। इस तरह से दक्षिण जो भारत के लोग हैं वो
मतलब कि आवाज़ उठाए कि ऐसे में कैसे हो सकता है कि हमारे विधायक की वोट की वैल्यू कम हो जाएगी उत्तर भारतीयों के वोट की तुलना में। तो कहा गया इस एवज को देखते हुए कि 1971 का ही जनसंख्या लिया जाए। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 1976 के द्वारा इसे बढ़ा के 2001 तक कर दिया गया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उन्होंने 84वें संविधान संशोधन कर दिया और ये जनसंख्या को 2026 तक कर दिया कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2026 तक तो 1971 का ही जनसंख्या लिया जाएगा। ठीक है, जब जनसंख्या बराबर हो जाएगा देश की उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों की, तब 2026 के बाद इसमें देखा जाएगा। देखिए, जैसे बिहार राज्य के विधायकों की वोट वैल्यू निकालना है हमको, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। तो राज्यों की कुल जनसंख्या 1971 जनसंख्या के अनुसार से बट्टे राज्यों, जिस राज्य का निकालना है, राज्यों के निर्वाचित विधायक की संख्या। ठीक, राज्यों की कुल संख्या, अगर बिहार राज्य की कुल संख्या और बिहार राज्य के निर्वाचित विधायक की संख्या। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित विधायक की संख्या, या राज्यों के विधानसभा लिख दीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। विधानसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित विधायकों की संख्या। सपोज डैट बिहार राज्य की कुल जनसंख्या सपोज डैट 1 लाख है। ठीक, और यहाँ के निर्वाचित विधायक जो है विधानसभा के, उसका जनसंख्या 10 है। इसको हम भागा देंगे तो एक व्यक्ति का विधायक का वोट का कीमत हो जाएगा 10,000। तो आपको नहीं लगता है कि एक विधायक वोट गिराएगा और काउंटिंग होगा 10,000 का? तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो एक आदमी इतना बोझ कैसे उठाएगा? तो इसको 1000 से डिवाइडेड कर दिया गया, 1000 से डिवाइडेड, 3 0 काट दीजिएगा। तो एक विधायक का वोट का कीमत कितना हो गया? 10। एक विधायक का वोट का कीमत 10, तो इससे 10 विधायक का वोट का कीमत निकालना होगा हमें, तो 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम वोट का वैल्यू निकालते हैं, एक विधायक की वोट का वैल्यू कितना होता है। सबसे ज़्यादा वोट का वैल्यू उसी राज्य का होगा जिस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा हो। और जैसे मान लीजिए यूपी के विधायक का वोट का कीमत, एक विधायक का 208 है, जबकि सिक्किम का एक विधायक का वोट का कीमत मात्र, वैल्यू जो होता है, कीमत नहीं वैल्यू जो होता है, वो 7 है, जबकि आसाम का 8 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी कम है और जो है सीट भी विधायक का, निर्वाचित विधायक का कम है, तो जनसंख्या कम रहने के कारण 7 ही है। यूपी का जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ के विधायक का कीमत भी वोट का ज़्यादा है। अगर हम 2011 की जनसंख्या लेंगे तो ये कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा ये, इसलिए 1971 का जनसंख्या ही हम लोग काउंट करते हैं। इस तरह हम पूरे स्टेट के विधायकों का वोट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर बिहार राज्य का वोट वैल्यू निकल गया, तो उसी तरह अगर राजस्थान का निकालना होगा तो उसकी कुल जनसंख्या, उसके विधायक जो होता है विधानसभा के निर्वाचित विधायक, उससे उसको डिवाइडेड करेंगे तो एक विधायक का निकलेगा। फिर हम उसके जितने भी विधायक हैं 200 उसके निकाल सकते हैं। इस तरह सब राज्यों का निकाल के हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं, इसका फार्मूला लिख लीजिए, इतना होता है। जब विधायकों का वोट का वैल्यू हम लोग सभी राज्यों का मिला के जोड़ते हैं तो हमारे पास एक आंकड़ा आता है 5,49,474 पूरा विधायक का वोट वैल्यू। अब हम एक संसद का वोट का वैल्यू निकालते हैं। संसद का वोट का वैल्यू निकालना हो, एक संसद का तो हम लोग कैसे करेंगे, तो कुल विधायक के वोट का वैल्यू, कुल विधायक के वोट मूल्य बटे संसद
के कुल निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी वही कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही कर देंगे हम। तो देखिए इतना हो गया। तो अगर हम निकालते हैं तो 5000, नहीं यहाँ पे 1000 नहीं करेंगे, यहाँ पे बस इतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो 5049 को हम 474 को 474 को अगर हम भगा देंगे डिवाइड, टोटल कितना निर्वाचित 776, इसको डिवाइड करेंगे, एक विधायक का वैल्यू 708 आता है, 708 आता है एक वैल्यू संसद का। अगर पॉइंट 500 से ज़्यादा हो तो इसमें एक ऐड कर देंगे, अगर पॉइंट के बाद 500 से कम है तो उसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, मिटा देंगे। तो इस तरह से एक संसद का वोट वैल्यू निकल गया। अगर इसको हम 776 से गुना कर देंगे तो हमारे पास टोटल संसद का वोट वैल्यू निकल जाएगा। कितना निकलता है? तो 5,49,408। ठीक, तो एक विधायक का इतना और एक संसद का इतना, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो निकल जाएगा 4। अब देखिए यहाँ जोड़ते हैं, 408 हो गया 774, तो 12, 8, फिर हो गया 8, फिर 8, 9, 10, यानी कि कुल इतना वोट का वैल्यू राष्ट्रपति के चुनाव में पड़ता है। 10,98,882 विधायकों का, कुल विधायकों का इतना, जो कि 4120 विधायकों का कुल मत इतना हो गया। एक संसद का निकालने के लिए हम 776 से डिवाइडेड किए, एक संसद का वोट वैल्यू 708 निकला, उसको हम टोटल संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उससे गुना किए तो इतना आ गया। अब दोनों को ऐड किए तो हम लोग के पास इतना आया। राष्ट्रपति वही बनेगा जो इसके आधा का +1 लाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वहाँ फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट नहीं होता है, जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहाँ फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट होता है। यानी कि जो पहले जिसका जितना मत आया, मान लीजिए कि 100 कुल मत पड़े, अगर कोई 30 लाया और 30 से ऊपर किसी का नहीं आया तो 30 वाला विजयी घोषित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 100 का 50% यानी कि 50+1 इतना लाना अनिवार्य है, तभी जाके वो राष्ट्रपति बनेगा। तो इसको एक बार आप लोग तैयार कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो इतना लाने वाला ही राष्ट्रपति बनेगा। इसको हम मिटाते हैं। अनुपातिक समझ गए? अब हम लोग समझते हैं एकल हस्तांतरित पद्धति या एकल संक्रमणीय पद्धति। इसमें हम लोग समझते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। देखिए क्या होता है, जो भी सांसद या विधायक राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोटिंग करेंगे, एक बात आप और जान लीजिए, क्या एक विधानसभा भंग है राष्ट्रपति का चुनाव होगा? हाँ जी होगा। अगर एक से ज़्यादा ही विधानसभा भंग है, पूरा का पूरा विधानसभा ही भंग है पूरे राज्य का, तो भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। ये बात अनुच्छेद 71 में दिया गया है स्पष्ट कि राष्ट्रपति का चुनाव कभी नहीं रुकेगा। अगर विधानसभा भंग भी है तो लोकसभा चुनाव कर लेगा या राज्यसभा चुनाव कर लेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव किसी संसद या विधानसभा भंग रहने पर नहीं रुकेगा, जो है उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। राष्ट्रपति जी के चुनाव का जो निपटारा होता है विवादों का, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर राष्ट्रपति के अगर विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट 71 अनुच्छेद के तहत ही 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सूचना देना पड़ता है।
कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद है और 30 दिन के अंदर सूचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट इसे अपने इसमें निर्णय देती है। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो 324 के तहत चुनाव आयोग करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है 300 अनुच्छेद 324 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट जब तक जांच करेगा तब तक राष्ट्रपति अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य को वैलिड माना जाएगा। देखिए, एकल सकमन्या पद्धति को समझिए पहले। एकल सकमन्या पद्धति क्या है? एकल सकमन्या पद्धति, जैसे मान लीजिए कि 4 व्यक्ति खड़ा हुआ है, नाम कुछ भी ले लेते हैं, A B C D। आपके पास एक बैलेट पेपर दिया गया है ABCD करके। ठीक, आपको अपना प्रीफरेंस देना पड़ता है। जैसे आप वहाँ पे प्रीफरेंस देते हैं ना एग्ज़ाम में कि मेरा पहला चॉइस IAS, फिर IPS, फिर IAFS, वो भी नहीं मिला तो फॉरेन सर्विस भी सही है। जैसे देते हैं रेलवे में TA, CA, स्टेशन मास्टर, वो भी नहीं तो गुड्स गार्ड, कुछ भी मिल जाए, लास्ट प्रीफरेंस भरते हैं। उसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव में प्रीफरेंस भरना पड़ता है। 4 व्यक्ति खड़ा हुए हैं, रामनाथ कोविंद, मीरा कुमारी, अलना फलना। आपको देना पड़ेगा प्राथमिकता। आप 1 नंबर पे मान लीजिए अपना प्राथमिकता B को दिए हैं। अगर चाहते हैं खुदा न खास्ते अगर ये नहीं बने तो A नंबर वाला बन जाए राष्ट्रपति। दूसरा अपना पसंद A को रखें, तीसरा पसंद आप D को रखें, चौथा रखें आप C को। कुछ भी रख लीजिए उल्टा पुल्टा करके। आपका पहला पसंद B है, राष्ट्रपति बने, दूसरा पसंद है A बने, तीसरा पसंद है D बने, चौथा पसंद है C बने। ठीक है, तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग हुआ, 100 आदमी ने वोटिंग किया। 100 आदमी वोटिंग किया तो 100 आदमी वोटिंग किया, उसका पहला चॉइस, जो 45 आदमी का पहला चॉइस क्या है? A राष्ट्रपति बने। 25 आदमी का पहला चॉइस है कि B राष्ट्रपति बने। 20 आदमी का चॉइस है कि C राष्ट्रपति बने। 10 आदमी का पहला चॉइस है कि D राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो ये तो मेरा चॉइस था कि हम चाहते थे कि B बने राष्ट्रपति पहले में, लेकिन 45 आदमी का चॉइस क्या है? A राष्ट्रपति बने। 25 आदमी का चॉइस है B राष्ट्रपति बने। 20 आदमी का पहला चॉइस है कि C राष्ट्रपति बने। 10 आदमी का चॉइस है कि D राष्ट्रपति बने। कुल वोट पड़ा मान लीजिए सपोज 100 हो ही गया। तो देखिए, लेकिन 100 का 50% यानी कि +1 यानी कि 51 वोट चाहिए तब ना आदमी राष्ट्रपति चुनेगा। क्योंकि राष्ट्रपति को चुनना है तो अब कम से कम 50% से ज़्यादा आदमी उस आदमी को चाहता होगा तब ना वो राष्ट्रपति बनेगा। तो इसीलिए ये तो बनेगा नहीं राष्ट्रपति, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा। उसके बाद क्या होगा? जो सबसे लास्ट रहेगा उसका वोट को खोला जाएगा, उसके बैलेट पेपर को देखा जाएगा कि उस दूसरा ऑप्शन में किसको रखा गया। तो देखिए, 10 आदमी का पहला चॉइस था 10 आदमी का A राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 10 आदमी अपना दूसरा चॉइस तो रखा होगा। दूसरा चॉइस में 6 आदमी का दूसरा चॉइस है कि A राष्ट्रपति बन जाए। 10 आदमी का पहला चॉइस था D राष्ट्रपति बने। 10 आदमी में से 6 आदमी जो रखा था अपना सेकेंड चॉइस रखा था A को राष्ट्रपति बनने के लिए, और 3 आदमी जो था वो अपना उसका सेकेंड चॉइस जो था वो था B राष्ट्रपति बने, और 1 आदमी का जो था उसका था सेकेंड चॉइस कि C राष्ट्रपति बने। तो इसका तो खेल खत्म, D तो बन नहीं सकता, सबसे कम है इसका। तो लेकिन इसका 6 आदमी चाहा सेकेंड चॉइस में A राष्ट्रपति बने, तो इसका 6 आदमी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसका 3 आदमी जो था चाहता था कि B सेकेंड पोजीशन पर राष्ट्रपति बने, D नहीं बन पाया था, B बने। इसका 3 इसमें इंक्लूड होगा, इसका 1 इसमें इंक्लूड होगा। अब जोड़िए, अब इसका 51 हो गया, इसका हो गया 28, इसका हो गया 21। अगर फिर भी ये नहीं पूरेगा तो हम क्या करेंगे? इसका D को हटा के C का देखेंगे कि वो C में किसको किसको चाह रहा है। तो सेकेंड जो वरीयता पे जो चुनाव हुआ है एक बार ही हुआ है, बीबी गिरी जो हैं वो 1969 में सेकेंड वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति बने थे और नीलम संजीव रेड्डी को हराए थे।
नीरज संजीव रेड्डी जीतने वाले थे, लेकिन उनका वोट प्रतिशत ज़्यादा होने के बावजूद भी वो ये आंकड़ा को नहीं पहुंच पाए। जब दूसरा बैलेट पेपर खोला गया तो बीबी गिरी राष्ट्रपति बने 1969 में। तो ऐसा एक ही बार हुआ है जबकि मत को हस्तांतरित करना पड़ा। तो ये होता है एकल सकमन्या पद्धति, और इसमें आपको गुप्त मतदान करना पड़ता है, गुप्त मतदान। देखिए यहाँ पे वोट जो होता है खारिज भी किया जा सकता है। कैसे, उसको देखिए। अगर कोई आदमी गया, उसने अपना, अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, कोई आदमी गया, वो अपना पहला चॉइस बी को देना चाहता है, लेकिन वो ऐसे लिख दिया, तो पता नहीं चला सी लिखेगा, ए को देगा, तो ये वोट खारिज हो गया। कोई आदमी होता है, उसको दोनों आदमी से प्रेम होता है, सोचता है कि इसको भी एक नंबर में रख लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं, इस तरह से भी ये वोट खारिज हो जाएगा। तो इस तरह से वोट खारिज भी होता है। ये क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 56। अनुच्छेद देखिए 56 क्या कहता है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए। कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। अब तो एक क्वेश्चन और पूछता है, उपराष्ट्रपति इसकी पहली सूचना किसको देंगे? तो पहली सूचना इसको उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, क्योंकि देश का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे रहा है, तो देश की जनता को पता होना चाहिए। तो लोकसभा जनता का सदन कहलाता है। तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं। राज्यसभा के मेंबर को तो पता चल ही गया, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? खुद उपराष्ट्रपति जी होते हैं। तो इस तरह कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति खुदा न खास्ते अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। दूसरा, अगर राष्ट्रपति उस टाइम में अगर इस्तीफा दे दिया गया है तो 6 मंथ के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हुआ? 6 मंथ, विथिन 6 मंथ के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। और 6 मंथ के अंदर जो चुनाव हो के राष्ट्रपति आएंगे वो पूरे कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष के लिए चुन के आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर जो पुराने वाले राष्ट्रपति 3 वर्ष कार्य कर चुके थे और उनका देहांत हो गया, ठीक है, और उनका देहांत हो गया या उनको इस्तीफा दे दिए, तो नए वाले राष्ट्रपति मात्र 2 वर्ष के लिए चुन के आएंगे या 2 वर्ष के लिए बनाया जाए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ अमेरिका में होता है कि अगर वहाँ के राष्ट्रपति का देहांत हो गया तो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेते हैं, लेकिन उसी टाइम का जिस टाइम जो पीरियड बचा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो नए राष्ट्रपति आते हैं वो 5 वर्ष के लिए ही आते हैं। ठीक है, ये बात को आप समझ गए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, और 6 मंथ के अंदर राष्ट्रपति का अगर कारणवश देहांत हो गया तो चुनाव हो जाना चाहिए। इस बात को कहा गया है अनुच्छेद में। अब हम लोग पर देखते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन, एक राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। अमेरिका में जहां एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, इंडिया में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाया गया है। एक बार चाहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पाबंदी लगाया जाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद बोल देते कि हम आप राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते हैं। इस तरह का कानून नहीं बन पाया। तो हमारे देश में इस तरह का कानून नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कितने साल राष्ट्रपति बन सकता है या कितने टर्म के लिए भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात 57 में कहा गया है।
अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? राष्ट्रपति बनने की योग्यता, क्या क्या योग्यता है राष्ट्रपति बनने के, इस बारे में जानकारी हमको अनुच्छेद 58 को पढ़ने के बाद मिलता है। पहला क्या? वह भारत का नागरिक है, वह भारत का नागरिक हो। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि वह भारत का मूल नागरिक हो? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि वो भारत का मूल नागरिक हो, बस लिखा गया वो भारत का नागरिक हो। आपको बड़े एग्जाम में फंसा भी सकता है कि भारत का नागरिक हो या भारत का मूल नागरिक हो, तो आपको भारत का मूल नागरिक का उल्लेख नहीं है, मूल नागरिक का उल्लेख नहीं है, सिर्फ नागरिक का उल्लेख है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा सबसे बड़ा कंडीशन है, आयु जो है, एज न्यूनतम 35 वर्ष का हो। जैसे कोई फॉर्म फिलअप करते रहता है ना कि 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच के बच्चे ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है, अधिकतम का जिक्र नहीं किया गया है। अगर हम 105 वर्ष के भी आदमी हैं, व्यक्ति हैं, तो हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये ऐसा प्रावधान है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष लेकिन होनी चाहिए, 34 के तो नहीं बनेंगे, 35 आयु हो या 35 ज़्यादा हो तो बन सकते हैं राष्ट्रपति, जितना ज़्यादा हो इसका जिक्र नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अधिकतम कुछ भी हो सकता है, अधिकतम का जिक्र नहीं है। तीसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो। देखिए, लाभ के पद पर ना हो मतलब, तो कहा गया है कि लाभ का पद, कौन सा लाभ के पद नहीं होगा, इसे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करके कह दिया है। उपराष्ट्रपति का पद हो, राज्यपाल का पद हो, या केंद्र सरकार में कोई मंत्री हो, या राज्य सरकार में कोई मंत्री हो, तो ये सब लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने थे, वो बिहार के राज्यपाल थे, तो वो त्यागपत्र दिए थे, राष्ट्रपति बने। अगर वो त्यागपत्र नहीं भी देते तो वो राष्ट्रपति बन सकते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद वो राज्यपाल का पद खुद ना खुद समाप्त हो जाता। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से वित्त मंत्री थे, हालांकि वो त्यागपत्र दे के राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, लेकिन अगर वो नहीं भी देते तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा है, चौथा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि लोकसभा बनने की योग्यता रखता होगा वही राष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के लिए योग्यता दिया गया है, ठीक है। तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। पांचवा है, वो पागल अथवा दिवालिया ना हो। पागल अथवा दिवालिया ना हो। हालांकि ये मूल संविधान में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन एक्ट के द्वारा इसे शामिल किया गया है कि वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। तो ये 5 कंडीशन होते हैं जो कि फुलफिल करते वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 58 हो गया राष्ट्रपति की योग्यता को लेकर। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। 52 राष्ट्रपति होना चाहिए, 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, 54 कौन कौन से आदमी वोट कर सकते हैं, 55 कैसे वोटिंग होगा, कैसे राष्ट्रपति जीतेगा उसकी प्रक्रिया को समझाता है, 56 आपका कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए, 57 पूर्ण निर्वाचन, राष्ट्रपति का होश कितने वर्ष एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं इस बात को दर्शाता है, 58 योग्यता के बारे में बताता है, ठीक है। 59 को हम देख लेते हैं, 59 क्या कहता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 59 अनुच्छेद 59
59 कहता है कि राष्ट्रपति को वेतन और भत्ता कितना मिलना चाहिए, इसके बारे में जिक्र है। वेतन एवं भत्ता। देखिए, रटिए मत, रटिएगा तो आप भूलिएगा, कितना चीज़ को रटिएगा और कितना चीज़ के लिए ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ट्रिक को तो इस्तेमाल ही मत कीजिए, उस तथ्य को पकड़िए जो कहता है, उस क्यों कह रहा है वो चीज़, उसको पकड़िएगा तो आपके माइंड में रहेगा, आप भूलिएगा नहीं। वेतन और भत्ता, राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया मिलता है पर माह, ठीक है। भत्ता में उसको निःशुल्क आवास, बिजली, पानी की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, यातायात किराया, ये सारे चीज़ मिलते हैं। राष्ट्रपति नहीं रहने पर तो उसे पेंशन के तौर पर भी पैसे मिलते हैं। 5 लाख रुपया वर्तमान राशि का मतलब मंथली है, ठीक है, ये चीज़। और ये संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से। भारत के संचित निधि पर भारित होता है राष्ट्रपति का वेतन। संचित निधि पे जो भारित वेतन पैसे होते हैं, उस पे लोकसभा या राज्यसभा में वोटिंग नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं संचित निधि, ठीक है। उस पर वोटिंग नहीं होता है उस पैसे पे, तो उसी पैसे से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, क्या भारत का राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा करने के बाद, अगर वो राष्ट्रपति नहीं है, क्या वो पंचायत का चुनाव या कोई आम चुनाव लड़ सकता है? आपका ये क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिएगा। और ऐसे हम जानकारी देते हैं कि लड़ सकता है, हालांकि नहीं लड़ता है, लेकिन लड़ सकता है, ऐसा कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि उतने बड़े पद पर जाने के बाद कोई भी छोटा लेवल का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है। अब अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 शपथ के बारे में कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो अनुच्छेद 60 स्पष्ट करता है राष्ट्रपति को शपथ CJI दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा, यानी कि मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा राष्ट्रपति को शपथ। बात दुबे अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ठीक है, कौन दिलाएगा? तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। CJI की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा राष्ट्रपति को शपथ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, इस बात का जिक्र क्या संविधान में लिखा हुआ है? आप इससे क्वेश्चन पूछ लेगा तब क्या कहिएगा? हाँ, इस बात का जिक्र भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नहीं रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएंगे। अगर ये नहीं है तो फिर इसके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो दिलाएंगे, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति शपथ क्या चीज़ का लेता है? राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की रक्षा का और लोक कल्याण का। शपथ किस चीज़ का लेगा? संविधान की रक्षा का और लोक कल्याण का। राष्ट्रपति ये दो चीज़ का शपथ लेता है कि मैं भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करूंगा, लोगों की कल्याण करूंगा, इस टाइप का शपथ लेते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, न्यू क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आजकल पूछता है, क्योंकि पूछा क्वेश्चन कितना पूछेगा, तो आप लोग रट के चले जाते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा तो यहाँ तक ट्विस्ट करेगा। तो इतना आपको पता चल गया। अब हम लोग अनुच्छेद 60 को देख लिए, राष्ट्रपति को बना लिए, उसको शपथ दिला दिए, उसका वेतन निर्धारित कर दिए। अब हम लोग राष्ट्रपति को थोड़ा सा हटाने के बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। उसके बाद फिर हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो बन जाएगा। उसके बाद हम राष्ट्रपति के की शक्तियाँ क्या क्या होती है, कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत वो न्यायपालिका से जो होते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, और क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये सब की डिटेलिंग हम पूरी यूट्यूब पर डालेंगे सेकेंड पार्ट में। लेकिन यहाँ पे महाभियोग प्रक्रिया को हम लोग समझ लेते हैं। वो महाभियोग प्रक्रिया का 61 में जिक्र दिया गया है, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। अच्छा, ये कि बताइए
महाभियोग प्रक्रिया जो होता है वो क्यों लगाया जाएगा राष्ट्रपति पर? अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता हो, अगर लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य को ऐसा लगे कि राष्ट्रपति महोदय जो है संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग कैसे लाया जाता है? पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आप अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दीजिए कि आप उससे नाखुश हैं और उसको आप हटाना चाहते हैं। इसलिए आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति को सूचित कीजिएगा कि आपको हम हटाना चाहते हैं, आपके काम से हम खुश नहीं हैं। दूसरा, जो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हो गया, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन क्या, महाभियोग प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेते हैं। फिर से एक बार, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति द्वारा जो संसद में मनोनीत सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि संसद का पूरा सदस्य यानी कि मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। बात को फिर समझिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि महाभियोग प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे 545 और 245 ये सारे सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेंगे, ठीक है, जबकि इलेक्शन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे। ये दोनों भाग लेंगे। 14 दिन पहले सूचित कर दिया। अगर हम मान लीजिए कोई भी बिल किसी भी ला सकते हैं, अगर मान लीजिए सपोज हम लोकसभा में लाते हैं तो कम से कम 1/4 व्यक्ति का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी महाभियोग प्रक्रिया शुरू होगा। जब 1/4 व्यक्ति महाभियोग प्रक्रिया हस्ताक्षर कर देगा तब राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया चालू होगा, और राष्ट्रपति को कहा जाएगा कि आप अपना पक्ष रखिए कि अगर उनके पक्ष से लोकसभा सदस्य खुश नहीं है तो विशेष बहुमत किसको बोलते हैं, 2/3 से अगर लोकसभा इस बिल को पारित कर दे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया पूरी मान ली जाती है। यहाँ से अगर 2/3 बहुमत पारित हो जाता है, अब वो क्या होगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा भी इस बात को अच्छे से जांच करता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया सही है या नहीं है। अगर इसके भी सदस्य 2/3 विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाती है। महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण मान लिया जाता है, ठीक है। यानी कि 2/3 सदस्य लोकसभा का, 2/3 सदस्य राज्यसभा का अगर दोनों विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाती है। उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। अगर राष्ट्रपति नहीं भी चाहे छोड़ने के लिए तो भी राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस दौरान अगर राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है, महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होने तक कोई भी काम करता है, तो वो सारे काम वैलिड माने जाएंगे, मतलब सारे काम कानूनी हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो महाभियोग प्रक्रिया तक आप लोगों को हम समझा दिए हैं। बस एक चीज़ कंडीशन याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं और हमारे देश में एक महिला राष्ट्रपति बनी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और एक महिला और है जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ी थी, तो वो थी लक्ष्मी सहगल, ठीक है। हालांकि मीरा कुमार भी लड़ी है, लेकिन पहली राष्ट्रपति महिला जो कैंडिडेट थी वो लक्ष्मी सहगल थी, ठीक है। और एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राष्ट्रपति महोदय को 50, इस बात इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक यानी कि 100 व्यक्ति कम से कम जानना चाहिए, तभी राष्ट्रपति चुनाव में
खड़े हो सकते हैं। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और जमानत की राशि रहती है 15,000 रुपया। राष्ट्रपति 15,000 जमानत की राशि। अगर 1/6 वोट राष्ट्रपति जी नहीं ला पाए तो जमानत की राशि RBI में जमा हो जाता है। तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, टोटल 100 व्यक्ति जानना चाहिए राष्ट्रपति को, तभी राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ये प्रस्तावक अलग होंगे, ये अनुमोदक अलग होंगे, चाहे ये विधानसभा के हो, इस संसद के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम 100 व्यक्ति जानना चाहिए राष्ट्रपति को, तभी जाके खड़े हो सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। पहले ये चीज़ नहीं था, इसीलिए पहले बहुत से आदमी शौक के लिए भी खड़े होते थे, और बहुत से ऐसे कंडीशन भी आए जबकि 9-9, 10-10 आदमी को एक भी वोट नहीं मिला। तो इस तरह से टाइम खराब होने से अच्छा था कि 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक का प्रावधान किया गया। पहले 10-10 किया गया था, फिर अब 50-50 है। प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब 15,000 जमानत राशि रखी गई है। 1/6 वोट नहीं लाने पर ये जमानत राशि RBI में जमा हो जाती है। एक चीज़ और देखिएगा कि जो हम लोग आपको शपथ बताए थे, शपथ 60 में शपथ का जो वर्णन है अनुसूची 3 में है। 12 जो अनुसूची है, तो अनुसूची 3 में शपथ का जिक्र है, सभी के शपथ का जिक्र है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों का अनुसूची 3 में जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का अनुसूची 3 में जिक्र नहीं है। इसका राष्ट्रपति का जिक्र 60 में है शपथ का, ठीक है, अनुसूची में नहीं है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इस 3 व्यक्ति का शपथ का जो वर्णन है सूची 3 में नहीं है। तो आई होप आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा। तो आप इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए, जितना लाइव हो, शेयर हो, सब्सक्राइब हो, आप लोग करते रहिएगा। जय हिंद।